Okay, so we were studying about how the constitution has worked till now, and we studied that our constitution is rigid but also flexible. It is not static, it is dynamic. That is why we call it a living or organic document. So now we will study how to amend the constitution. Although we already know about it, how to amend the constitution, we have studied that there are two methods. Yes, there are three methods, but the first method is not an amendment. Some articles of the constitution, they can be changed just like an ordinary law, because it has been provided such in the constitution. But for other articles, we need to amend the constitution under article 368. But under article 368 also there are two procedures, two different procedures, or you can say one is a direct procedure, another is some extension or elaborate procedure than the first. So we will understand how to amend the constitution. Article 368 says that the main part is given, not complete article, only the essence is given, that Parliament may, in exercise of its constituent power. Now what is the meaning of the word constituent power? Constituent power means that because it is constituted, formed by the elected representatives of the entire territory, क्योंकि ये हमारे देश के पूरे क्षेत्र से चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा बनती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन लोग होते हैं? जो देश के हर एरिया से या तो डायरेक्टली इलेक्ट होके आए हैं या इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आए हैं। तो इसीलिए वो पूरे देश को एक तरह से एग्जिबिट करती है, परिलक्षित करती है, यानी एक तरह से वो पूरे देश का सभा है, और इसीलिए वो पूरे देश के लिए कोई भी कानून बदलाव कर सकती है, कानून बना सकती है। तो इसको कहा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। जैसे एक समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, पूरे देश के चुने हुए लोगों के द्वारा एक सभा बनी थी जो इस देश का सबसे मेन कानून यानी संविधान तय करना था, जिनको बनाना था। तो उसी तरह की लगभग सभा होती है हमारी पार्लियामेंट। तो वही यहां लिखा है कि पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, यानी पार्लियामेंट अपने संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए, हाँ भाई, कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम संविधान कह रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट संवैधानिक पूरी तरह से नहीं, लेकिन माने संविधान से जुड़ी हुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, अमेंड बाय वे ऑफ, किस तरह से बदलाव सुधार कर सकती है? एडिशन, कुछ नया जोड़कर, वेरिएशन, बदलकर, और रिपील यानी कुछ रिजेक्ट करके, कैंसिल करके। तो बदलाव कैसे कैसे हो सकता है? कुछ नया जोड़ सकते हैं, या जो पहले से है उसको बदल सकते हैं, दैट इज वेरिएशन, और या पहले से जो है उसको हमने निरस्त कर दिया, खारिज कर दिया, रिपील कर दिया। लीगल वर्ड है रिपील। हाँ, यस, टू मेक इट इनइफेक्टिव, टू मेक इट नॉन एग्जिस्टेंट। अब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हाँ, खत्म हो गया, खत्म हो जाना। तो एडिशन, वेरिएशन और रिपील, यहां ये भी याद रखना है, पूछ सकता है पीटी में। तो ये तीनों वर्ड हैं यहां आर्टिकल 368 में, ठीक है ना? एडिशन, कुछ जोड़ सकते हैं। वेरिएशन, हाँ, अमेंडमेंट, आर्टिकल 368 provides for amendment by
डैश एडिशन, ब्रैकेट में लिख दीजिए टू ऐड समथिंग न्यू। नीचे फिर डैश वेरिएशन, टू चेंज समथिंग एग्जिस्टिंग। जो है अभी उस चीज में बदलाव करना। और थर्ड है रिपील, टू मेक समथिंग void, VOID, और नॉन एग्जिस्टेंट और इनवैलिड, void और इनवैलिड लिख लीजिए। मतलब अब वो उसका कोई मतलब नहीं है, खत्म हो गया। void भी का मतलब यही होता है, लीगल वर्ड है void भी, ठीक है। हम लोग कंप्यूटर में भी यूज़ करते थे, कंप्यूटर्स में भी void यूज़ होता है, प्रोग्रामिंग में, सी में, C++ में। void मीन्स, void का मतलब होता है खाली, ठीक है। जैसे स्पेस को कहा जाता है void है, वो भी खाली है, कुछ नहीं है। तो void मीन्स एम्प्टी, नथिंग, नॉन एग्जिस्टेंट। तो हमने देखा कि आर्टिकल 368 अमेंडमेंट प्रोवाइड करता है। क्या तरीके अमेंड करने के? भाई अमेंड आप क्या करिएगा, किसी किताब में आपको बदलाव करना है, क्या करिएगा? कुछ नया जोड़ सकते हैं उसमें, या जो लिखा हुआ है उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। कोई वर्ड है उसकी जगह कुछ और, कोई सेंटेंस है उसकी जगह कुछ दूसरा सेंटेंस हो सकता है, बदल सकते हैं। या कोई चीज़ है उसको सिरे बदलाव नहीं बल्कि पूरा ख़त्म ही कर देना है, तो रिपील। तो 3 मेथड्स, एडिशन, वेरिएशन और रिपील। क्लियर? हाँ, तो देखिए, हाँ, पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड बाय वे ऑफ, किस तरह से अमेंड कर सकता है? बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील एनी प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें एडिशन हो सकता है, वेरिएशन हो सकता है या रिपील हो सकता है, इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोसीजर लेड डाउन इन दिस आर्टिकल। तो जैसा कि इस आर्टिकल में जो तरीका बताया गया है, जो प्रक्रिया बताई गई है, प्रोसीजर, उसके अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट संविधान के किसी भी प्रोविजन में बदलाव कर सकता है। ठीक है, यहाँ इस आर्टिकल को तो इतना ही पढ़ा होगा हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि भाई पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट सुप्रीम थोड़े है, पार्लियामेंट इज वन अमंग सुप्रीम। यहाँ 3 सुप्रीम ग्रैंड मास्टर हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। ये तीनों ही सुप्रीम है अपने अपने एरिया में। तो कोई एक सुप्रीम बॉस इंडिया में नहीं है, और न ऐसा हो सकता है हमारे संविधान के तहत। सुप्रीम जो है आदमी कोई नहीं है, सुप्रीम है तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन दिस कंट्री। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि हमारे देश में कोई एक व्यक्ति सुप्रीम नहीं है, संविधान सिर्फ सुप्रीम है। जैसे सिखों में किया गया, सिखों में 10 गुरु हुए, सिखों में उनके 10 गुरु हुए जो कि धर्म के हेड माने जाते थे, धर्म गुरु। और 10वें गुरु ने क्या किया? हिंदू में एक गुरु है, 84 करोड़ तो देवी देवता है, और उसके बाद 5-10 लाख धर्म गुरु हैं। आप कह रहे हैं कोई धर्म गुरु नहीं है, एक हो तब ना। शंकराचार्य तो 4-5 होते हैं जो टॉप हमारे माने जाते हैं,
हिंदू धर्म में जो टॉप धार्मिक गुरु होते हैं जनरली शंकराचार्य होते हैं। शंकराचार्य उनको कहा जाता है। तो शंकराचार्य तो हमारे यहाँ 4 हैं कि 5 हैं कि 10-12 हैं वो पता नहीं। आप कह रहे हैं एक गुरु की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो शंकराचार्य हमारे यहाँ सामान्यतः 4 होते हैं, उसमें एक प्रमुख होते हैं, ठीक है। तो अभी है, उनका नाम क्या है, सरस्वती समथिंग जी महाराज नाम है शंकराचार्य। साउथ में वहाँ रहते हैं, साउथ में जो है वो कहाँ जगह है, कावेरी नदी के तट। नहीं कावेरी नहीं, वो वहाँ है शायद केरला में रहते हैं कि कहाँ रहते हैं, या तमिलनाडु में शायद रहते हैं। साउथ इंडिया में को तमिल आता है, चाहे मलयाली सब आता है, साउथ इंडिया है। हाँ, साउथ इंडियन को बना दिया क्यों फिर साउथ इंडियन को क्या आपकी भाई, साउथ इंडियन से अलग है, हिंदू धर्म वो अलग है, हिंदू नहीं है। फिर कितना भेदभाव है उसके बावजूद वहाँ पर बना दिया। भेदभाव किसके बीच में है? भेदभाव है अलग तरीके से, वो अलग तरीके से। धर्म में भेदभाव नहीं है, राजनीति में भेदभाव है। धर्म में हिंदू धर्म पूरा भारत क्या, पूरे हिंदू साम्राज्य जो अगर आप कहिए हिंदुओं का, जिसमें कि आपका पूरा साउथ एशिया और बहुत सारे देश आ जाते हैं, उन सब में भेदभाव नहीं है, वो सब इन्हीं को मानते हैं अपना गुरु। इंडोनेशिया हो गया, बहुत सारे कंट्री हैं आसपास के, हाँ सब मानते हैं, कोई भेदभाव नहीं। हिंदू धर्म में जैसे क्रिश्चियनिटी है, पूरे आपने कहा पूरे वर्ल्ड का वो लीडर, वैसे ही हिंदू धर्म का पूरे वर्ल्ड का लीडर है वो, शंकराचार्य जो भी है, हाँ जिसको भी मानते हैं लोग। तो आदि गुरु शंकराचार्य जैसे हमारे मेरे गुरु, उनको मैं ही मानता हूँ गुरु। तो शंकराचार्य जी एक समय जब थे, आदि गुरु शंकराचार्य जो थे, उन्होंने हिंदू धर्म की एक पुनर्स्थापना की, नए ढंग से स्थापना की इस देश में। पूरे भारत में पैदल घूमे और पूरे भारत में जगह जगह उन्होंने शक्तिपीठ स्थापित किए, 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए। कितना साल पहले का बात है? 1400 कुछ के समय में थे वो, बाबर के आने से पहले। हाँ नहीं 1400 में थे कि 700 में थे, एक मिनट। आदि गुरु शंकराचार्य जी का काल जो है वो हम भी, हमारे गुरु भी उन्हीं को हम मानते हैं। गुरु हम उन्हीं को मानते हैं। नहीं वही बोले हम भी, 8th सेंचुरी में, 700 कुछ में, अभी नहीं। तब हिंदू ही शासन था देश में। मुस्लिम शासन 700 में नहीं था? नहीं 700 में कहाँ है, 900 में। मुस्लिम शासन आया है, नहीं मुस्लिम शासन 1000 कुछ में आया है, 1100 के कुछ पहले आया है। 1100 के आसपास मान लीजिए। और रहा कब तक? रहा तो आपका रिवोल्ट तक रहा, जो है रिवोल्ट नहीं मानिए, 1707 औरंगजेब के जब ये लोग का आ गया था, उसके बाद से मानिए खत्म ही था। 1757 वगैरह मान, रिवोल्ट तक कहाँ था, रिवोल्ट उनका शासन थोड़े था। मान लीजिए 1800 तक मान लीजिए। हाँ मान सकते हैं, 1800 मतलब 1100 से 1800। अरे प्लासी के युद्ध के बाद तो फिर ये लोग कब्जा अपना कर ही लिए थे। मानिए कि 700 साल राज किया है मुस्लिम लोग, सब कहता कि 1000 साल तक राज किया। अरे तो 1000 साल राज किया, ऐसे वो बोलने का तरीका है, क्योंकि कहीं कहीं मुस्लिम लोग आ गए थे, पूरे देश में शासन नहीं था, लेकिन कोई कोई क्षेत्र में था मुसलमानों का शासन। 1100 से 700 के लास्ट तक, 800 के पहले। 1100 नहीं, 1026 में तो सोमनाथ पर गजनबी ने अटैक किया था, ठीक है ना। तो वही 1000 मान लीजिए, 1000 से शुरू, ठीक है। बेसिकली 700-800 साल होता है मुस्लिम रूल प्रॉपरली। अब ऐसे कह दे 700 को 1000 कह दे तो 50 मान के चलते। नहीं 1000 से लगभग शुरू मान लीजिए था यहाँ, 1000 से 1700 के इन तक, तो मतलब कि 800 साल नहीं किया, लगभग 800 साल तक राज किया है, और 200 साल तक अंग्रेज राज किया है। देखिए नहीं ये तो और लेट, अगर यहाँ मुस्लिम शासन की बात करें तो ये तो 1200 से बोल रहा है,
दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से शुरू हुआ था, तो बड़े डायनेस्टीज थी, लेकिन हाँ कहीं कोई 1173 से मानता है, कुछ है बिन कासिम, या कुछ जो है कहते हैं कि 712 से शुरू हो गया था। एक्चुअली सिंध और मुल्तान जो इलाका था उधर जो है वो मोहम्मद बिन कासिम का ये था, ठीक है। सिंध जो इलाका था, आधा इंडिया भी कैप्चर किया था मुल्तान, हाँ ये सब था। उसके बाद गोरी और गजनबी सब आए थे इधर, ठीक है, तो इसीलिए बोलता होगा। हाँ तो 700 से मान के चलिए। 1000 तब मान अगर आधा इंडिया पर राज कर रहा है तो बहुत है ना वो। 700 से अगर अच्छी है तो 1000 वही गया सही है। हम बताइए, वहाँ रह के नहीं गए इनके जन्म स्थान कालड़ी जो है कहाँ पर? केरला में, आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म वहीं ना हुआ था, कालड़ी केरला, बिल्कुल हमारे बगल में था जो कॉलेज से। लेकिन वही है कि ट्रेन से उतर के जाना पड़ता और हम लोग आगे ट्रेन से चले जाते थे, तो कभी उस समय ऐसा था भी नहीं। कॉलेज में तो अलग माहौल रहता है। कालड़ी, कालड़ी उसी के नाम पर ना, कालरी, कालरी पयत्तू, जो वहाँ का फाइटिंग स्टाइल भी है, मार्शल आर्ट्स है ना कालरी पयत्तू। केरला के देखते नहीं, तलवार लेके सब लड़ता है फाइटर्स को, उसका स्टाइल है। हाँ, शॉर्ट में कालरी कहते हैं उसको। एक फिल्म में ऐश्वर्या राय रोल की है ऐसे फाइटर का, इंग्लिश फिल्म में, लोग नहीं, बहुत कम नहीं जानता होगा, हम देखे हैं वो मूवी जो, ऐश्वर्या राय एक फाइटर का रोल की है उसमें। मूवी देख रहे थे, अचानक से हमको मिल गए, हम देखे अरे ये तो ऐश्वर्या राय है और फाइटर का रोल कर रही है। वही कालड़ी वो सीखी रहती है, तो मार्शल आर्ट। ये सब हिंदी मूवी का दे रहा है कि तमिल में बनने वाला था, तो उसमें लेकिन इंग्लिश मूवी में थी ये। हाँ, द लास्ट लेजेंड था शायद, हाँ द लास्ट लेजेंड, शायद द लास्ट लेजेंड उसी का है कि लेजेंड। हाँ है ना, देखो तब फोटो आ गया सीधे सामने। मूवी का देखिए, हमको नाम याद आ गया। कब देखे हैं ये मूवी, देखिए। कब का मूवी? 2007 का। 2007 का मूवी। उसी समय उसका शादी हुआ। एक साल पहले शूटिंग हो गया होगा, बाद में शादी हुआ है इसका, उसके बाद में वही कहा कि देखे हैं मूवी, हम देखे थे वहीं कॉलेज में शायद देखे थे, कहाँ देखे थे, तो हाँ उस समय आई थी इंग्लिश मूवी द लास्ट लेजेंड। रोम का स्टोरी है, उसमें ये इसको लोग लड़की समझ के जो है ना वो करता है, हरास करने की कोशिश करता है, तो सबको धूल चटा देती है। तो सब पूछता है कि तुम्हें फाइटिंग स्टाइल तुम्हारा यूनिक है कहाँ से, तब वो बताती है उसको कि मैं केरला के में रहने वाली इंडियन हूँ, और वहाँ का कालारी जो है मार्शल आर्ट स्टाइल है जो मैं उसका ट्रेनिंग लिया है। तो इसको भी एक सेनापति वो बना देता है सब। द लास्ट लीजेंड, कोलिन फर्थ, बेन किंग्सले, सब है इसमें, बहुत बड़ा बड़ा स्टार है इस मूवी में। बेन किंग्सले जो गांधी का रोल किया गांधी मूवी में, कोलिन फर्थ है वहाँ का नामी एक्टर है, थॉमस सेंटर है। एनीवे आइए, तो हम लोग आर्टिकल 368 की बात कर रहे थे। ओके, सो पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, ठीक है। तो यहाँ दिया है इस आर्टिकल में, जितना ब्रीफ हमें दिया है ये शॉर्ट में है, पूरा आर्टिकल नहीं इसमें दिया है, ठीक है, कि
किसी भी प्रोविज़न को वो अमेंड कर सकती है बाय वे ऑफ एडिशन। हालांकि इस आर्टिकल को हमें एक बार पूरा देखना चाहिए करंट में, क्योंकि अभी बहस का कारण बना हुआ है, तो इसे हमें हाँ देना होगा, देखना होगा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आए हैं, कुछ न कुछ बोलते रहेंगे। तो यहाँ देखेंगे, हमने देखा भी था आर्टिकल 368 कि इसका फर्स्ट क्लॉज जो अभी हम देख रहे हैं, फर्स्ट क्लॉज लिखा हुआ है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान में कुछ भी लिखा हुआ हो उसके बावजूद पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील एनी प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विथ प्रोसीजर लेड डाउन इन दिस आर्टिकल। जैसा इस आर्टिकल में प्रोसीजर बताया गया है, ठीक है, तो ये इसके तहत जो है पार्लियामेंट किसी भी चीज़ को संविधान में जो कोई प्रोविज़न है उसको बदल सकती है, ठीक है। और फिर हमने स्पेशल मेजॉरिटी डिस्कस किया था कि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए किन आर्टिकल्स के लिए और किसके लिए स्टेट्स का जो है अप्रूवल भी चाहिए। यहाँ थर्ड क्लॉज इसका है कि नथिंग इन आर्टिकल 13 shall apply to any amendment made under this article। ध्यान रखना है आपको, नथिंग इन आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या है? देखिए 13 जो मेन है, आप ये सब याद रखिए बिल्कुल, अब दिमाग में रहना चाहिए, फोर हेड सामने दम रहना चाहिए। आर्टिकल 13 जो है आपको फंडामेंटल राइट शुरू होता है 12 से, जिसमें डेफिनेशन आपने कहा स्टेट और कई वर्ड्स का डेफिनेशन दिया गया है। नेक्स्ट जो 13 आर्टिकल है, इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई भी कानून पार्लियामेंट बनाती है और वो लॉ जो है अगर इस पार्ट 3 के कहीं भी उससे डिस्क्रिमिनेट है या डिफरेंट है या उसके इनकम्पैटिबल है, इनकंसिस्टेंट है, तो वो लॉ इनवैलिड हो जाएगा, ये कहता है आर्टिकल 13। यानी कि कोई भी लॉ आप ऐसा नहीं बना सकते हैं जो फंडामेंटल राइट या पार्ट 3 में कहा गया है, डिफरेंट राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स, उनको वायलेट करता हुआ कोई भी लॉ आप नहीं बना सकते हैं पार्लियामेंट में। आर्टिकल 13 ये कहता है। लेकिन यहाँ जो है अमेंडमेंट करके देखिए, सेकंड लिखा हुआ 2, यानी अमेंडमेंट किया गया था। ये कब किया गया था? इंसर्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 24th अमेंडमेंट 1971। इंदिरा गांधी जी की सरकार में 24th अमेंडमेंट आपको मैंने पढ़ाया था, उसमें ये ऐड किया गया था कि नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई। मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे कि फंडामेंटल राइट्स के लिए कोर्ट और सरकार के बीच में जब एक बहस चल पड़ी थी, एक कॉन्फ्लिक्ट चल पड़ा था कि सरकार जो है ऐसे कानून बनाना चाहती थी जो फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई करते थे, और जुडिशरी का स्टैंड था कि आप फंडामेंटल राइट को जो है मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो हमने वो डिस्कस किया था, वहाँ ये आर्टिकल का ये क्लॉज था कि ये क्लॉज जोड़ा गया था 24th अमेंडमेंट के द्वारा, उससे पहले नहीं था। पहले सिर्फ आपका फर्स्ट क्लॉज था और सेकंड क्लॉज था। पहला क्लॉज कहता था कि पार्लियामेंट अपने शक्ति का इस्तेमाल करके कोई भी प्रोविजन अमेंड कर सकती है, और दूसरा क्लॉज बोलता था कि जो है किन आर्टिकल्स के लिए सिंपल मेजॉरिटी और किन आर्टिकल्स के लिए स्पेशल मेजॉरिटी और लेजिस्लेचर्स का अप्रूवल लेना होगा। लेकिन इसमें ये थर्ड क्लॉज जोड़ा गया इंदिरा गांधी जी की सरकार, क्योंकि आपको पता है कि जब वो जमीन लेने, जब राइट टू प्रॉपर्टी को बदलाव करना चाह रही थी, तो वहां जो है जुडिशरी से सरकार का जो है क्लैश हो रहा था। तो वहां फिर जब जुडिशरी ने इसको गलत कहा तो उन्होंने यहां संविधान में अमेंडमेंट कर दिया कि नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर दिस आर्टिकल।
तो मुझे लगता है कि इसी को पढ़ के हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो ऐसा बोल रहे थे। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है कि नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई। क्लियरली आर्टिकल 13 पर फोकस कर दिया कि 13 में जो भी कुछ कहा हुआ है वो इस पर लागू नहीं होगा, यानी बाकी कानूनों पर लागू होगा, लेकिन अगर अमेंडमेंट किया जा रहा है तो उस पर लागू नहीं होगा। समझ रहे हैं? अगर आप डायरेक्टली कोई एक्ट बना रहे हैं और वो अगर आर्टिकल 13 ये पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो वो इनवैलिड हो जाएगा, वहां अप्लाई करेगा आर्टिकल 13। लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर रहे हैं तो उस पर ये आर्टिकल 13 अप्लाई नहीं होगा। ऐसा इसमें अमेंडमेंट किया जा चुका है। फोर्थ क्लॉज क्या बोलता है कि नो अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 मेड और परपोर्टिंग टू हैव बीन मेड अंडर दिस आर्टिकल, देखिए यहां भी लिख दिया, वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ सेक्शन 55 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स 42nd अमेंडमेंट, शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड। इस संविधान में किया हुआ कोई भी अमेंडमेंट जो इस आर्टिकल के तहत किया गया हो, चाहे वो 42nd अमेंडमेंट के पहले हो या बाद में हो, उसको किसी कोर्ट में उस पर जांच नहीं किया जा सकता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी इन्होंने जुडिशियल प्रीव्यू से बाहर कर दिया। अजीब खेला है, समझना पड़ेगा हम लोग को। और फिर जो है कहा जा रहा है कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स, इन्होंने ये भी लिखा है कि शक शुबा दूर करने के लिए, इट इज हेयर बाय डिक्लेयर्ड दैट देयर शैल बी नो लिमिटेशन whatever on the constituent power of parliament to amend by way of addition, variation or repeal the provisions of this constitution under this article। यहाँ ये भी जोड़ दिया इन्होंने साफ करने के लिए आम जनता के लिए कि पार्लियामेंट के जो शक्ति है संविधान को सुधार करने की, बदलाव करने की, उसकी कोई सीमा नहीं है, नो लिमिटेशन। अब इन्होंने लिमिटेशन कह रहे नहीं है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई लिमिटेशन है, और वो ये है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ दोनों अपने अपनी जगह, ये यहाँ जो अगर हम खाली संविधान को देखें, अच्छा ये कब डाला गया, ये जो है ये 5th जो है, ये हमको लगता है 3 और हाँ ये दोनों क्लॉज 4 और 5 जो यहाँ तक आ रहा है ब्रैकेट, ये 3rd यानी 42nd अमेंडमेंट 76 के द्वारा ये लागू किया गया था। हाँ लेकिन देखिए, हाँ दिस सेक्शन हैज बीन डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय सुप्रीम कोर्ट इन मिनर्वा मिल्स लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 1789। ऑल इंडिया। तो ये जो है 1980 के केस में जो मिनर्वा मिल्स केस था, अब ये लोग तो हम लोग को पागल कर देगा भाई हैं? जब इसको इनवैलिड कर चुका है, अब क्या उसका स्टेटस है, अभी भी छाप रहा है, और फिर नीचे लिखता है फुटनोट में सबसे लास्ट में कि इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर चुका है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जब इनवैलिड डिक्लेयर कर चुका है तो इसका क्या स्टेटस है? इसको क्यों छाप रहा है, क्यों लिख रहा है? 1 मिनट रुकिए, मुझे बख्शी साहब में देखने दीजिए, इसको क्लियर करने दीजिए क्या है। हालत नहीं, नई किताब है, हम ही ने किया है। इसको सिलवा का नहीं, बाइंडिंग का नहीं करवा। नहीं, हम ऐसे ही रखे हुए हैं उसको।
इसमें जो है आर्टिकल 368 जो है लिखा गया है नंबर 5, इसमें जैसा यहाँ दिया गया है फर्स्ट आर्टिकल जो कि 24th अमेंडमेंट, फर्स्ट क्लॉज जो कि 24th अमेंडमेंट के द्वारा इसमें ये किया गया, सेकंड क्लॉज वो भी 24th अमेंडमेंट के द्वारा जो है ये किया गया। उसके बाद जो थर्ड क्लॉज है वो आपके 24th अमेंडमेंट के द्वारा डाला, यहाँ भी लिखा हुआ है। फोर्थ जो ये है वो भी इंसर्टेड इन फोर्थ एक नहीं है, फोर्थ क्लॉज अलग है, एक ही अमेंडमेंट में हुआ है। तो फोर्थ और फिफ्थ जो है, एक मिनट, नाइन्थ इंसर्टेड कॉस्ट 42nd अमेंडमेंट क्लॉज विच वर इंसर्टेड बाई ये हैव बीन डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, वही यहाँ भी लिखा हुआ इन्होंने। अब इसमें नोट्स में इन्होंने लिखा है कि क्लॉजेज 4 and 5 ऑफ आर्टिकल 368 आर अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स हैं ये, यानी कि ये नो लॉन्गर ऑपरेट बिकॉज दे एक्सक्लूड जुडिशियल रिव्यू विच इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस में जो है। ठीक है, और ये 1980 केरला का भी एक केस है, 1980 सुप्रीम कोर्ट में यूजे कंपेयर इंडिया, ये केस का सब दिया हुआ है। द पावर अंडर दिस आर्टिकल इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर नॉट सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम एज टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर अकॉर्डिंग टू एंट्रीज इन द 7th शेड्यूल। शशांक शेखर मैती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये जो है आपका क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5, क्लॉज 4 जो है और क्लॉज 5, इसको जो है इनवैलिड अल्ट्रा वायर्स कहते हैं, उसको अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अल्ट्रा वायर्स मतलब इनवैलिड। हाँ, ULTRA ये आएगा अक्सर, आप सुनेंगे टीवी में। VIRES अलग से है, IRES मतलब नॉट इन ऑपरेशन, रिपील नहीं, नॉट इन इफेक्ट या ऑपरेशन, जो भी लिखिए, नॉट इन फोर्स, /फोर्स लिख दीजिए। हाँ, नॉट इन फोर्स, ये प्रभाव में नहीं है, या ऑपरेशन जो आपको नॉट इन्फ्लुएंस, नॉट, हाँ ऑपरेशन के बाद इन्फ्लुएंस नहीं नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं, हो गया ना ऑपरेशन या इफेक्ट हो गया ना, फोर्स हो गया भाई। केवल 4 और 5 हाँ आर्टिकल 368 में, हाँ, क्लॉज 4 और क्लॉज 5, बाकी 3 है ना वैलिड। एक्चुअली इसमें क्या है कि ये जो, हाँ अब मैं समझ में आया, अब मुझे समझ में आया ये क्यों छापा जा रहा है। ठीक है, यहाँ इन्होंने लिखने में थोड़ा सा ये कर दिया है, इनवैलिड नहीं है ये, जो भी कहिए, यहाँ ठीक से क्लियर किया है। ये लिखा गया कि ये जो दोनों क्लॉज है 4 और 5,
जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ये शक्ति उससे ले रहे हैं जुडिशियल रिव्यू करने का, तो ये तो फेडरल पावर अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि सारे हाई कोर्ट्स का और सुप्रीम कोर्ट जो कि एक फेडरल एजेंसी है, फेडरल इंस्टीट्यूशन है, तो उसका पावर ले रहे हैं, तो वो तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक हाफ ऑफ द स्टेट्स उसको अप्रूव नहीं कर देते हैं। ये 4 और 5 का। हाँ, ये जो अमेंडमेंट हुआ 24th अमेंडमेंट, तो 24th अमेंडमेंट हुआ जो कि फेडरल प्रोविजंस में चेंज कर रहा है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, यानी हाई कोर्ट तो बहुत सारे हैं स्टेट्स के हैं, तो उनका पावर्स को ये खत्म कर रहा है कि आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं इस चीज़ में। तो वो अमेंडमेंट तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि आपके हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर्स उसको अप्रूव नहीं कर देते हैं। इसलिए चूंकि हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर्स नहीं किया अप्रूव, इसलिए अमेंडमेंट तो हो गया, लेकिन वो और मतलब हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर हो जाएगा और फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो प्रेसिडेंट तो कर ही देता है। हाँ, नहीं कर देता है, लेकिन वही कह रहे हैं कि चूंकि नहीं ना किया इस चीज़ को, तो ये जो है बिफोर बिंग प्रेजेंट, हाँ, तो जब तक वो लेजिस्लेचर से अप्रूवल नहीं होता तो हुआ नहीं, उसका अभी तक हुआ नहीं है और प्रेसिडेंट के पास गया नहीं, तो इसीलिए ये जो है आपका ये लागू मतलब इन इफेक्ट नहीं है आज तक। वैसे ये इसीलिए लिखा जा रहा है, छापा जा रहा है, लेकिन वो प्रभाव में नहीं है। ये देखिए, ये इसने क्लियर किया ना, ये तो खाली लिख दिया, हम लोग समझे कि वो खत्म हो गया। जैसे ये जुडिशियल रिव्यू में जो दिया गया है जुडिशियल, उस पे ये इस तरह से नहीं ना बन सकता है कोई भी नियम कानून, ये पार्लियामेंट से फिर हाफ ऑफ द स्टेट, हाफ ऑफ द स्टेट से, जैसे मान लीजिए आप हाई कोर्ट के किसी पावर में बदलाव करते हैं, तो वो तो फेडरल नेचर में चेंज हो रहा है ना। नहीं हम केवल जुडिशियल रिव्यू से छेड़छाड़ नहीं कर सकता, वो पूछ रहा है। जुडिशियल रिव्यू भी तो एक शक्ति है हाई कोर्ट का ना, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, उसको आप अफेक्ट कर रहे हैं, यानी आप फेडरल प्रोविजंस को अफेक्ट कर रहे हैं, और उसको करने के लिए आपको हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। समझ गए ना? तो इसीलिए ये फोर्स में नहीं है ये दोनों क्लॉज जो है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा उनको जानकारी देना पड़ेगा हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब को कि ये लागू नहीं है ये दोनों क्लॉज जो है। आप किताब जो पढ़े हैं पहले तक का, शायद 70-72 तक का किताब पढ़े हैं, ठीक है ना? तो ये हो जाता है। अब वो कह रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। कहाँ से पार्लियामेंट सुप्रीम? ऐसा कोई लेजिस्लेचर साइन नहीं करेगा। नहीं किया है, कर देता तो हो सकता था। अभी भी तो मोदी करवा सकता है। हैं? हाँ, तो करवा सकते हैं, अगर कर देंगे तो हो जाएगा, कर देंगे तो हो जाएगा। इसीलिए ना बोले कि ये छपा हुआ है, इसलिए नहीं हटाया जा रहा है। समझ गए अब हमारी दुविधा? हम सोच रहे थे कि जब इनवैलिड हो गया तो ये छाप क्यों रहा है? छाप इसलिए रहा है कि ये बीच में लटका हुआ है, जैसे वो लटका दिया गया था एक समय, विश्वामित्र के समय, याद है किसी को? त्रिशंकु बन गए थे। एक राजा थे विश्वामित्र, उनको कहे कि हम तुमको स्वर्ग भेज देंगे अपनी शक्ति से, तो विश्वामित्र जी उसको यज्ञ कर रहे थे अपनी शक्ति से, वो बढ़ने लगे आकाश में स्वर्ग की तरफ। देवता लोग ऊपर से देखे कि भाई कोई जीवित आदमी स्वर्ग आ जाएगा, ये तो विधि का विधान पलट जाएगा, आदमी मरने के बाद ही स्वर्ग आता है। ठीक है? हेलो? हाँ, नहीं गए नहीं है अभी क्लास लेना, नहीं अभी चल रहा है। क्या है? हाँ हाँ, तो वाईफाई उसमें है ना, तो वाईफाई नहीं लगा होगा उसमें, वाईफाई नहीं लगा होगा तो कैसे कनेक्ट होगा? तो ईथरनेट है ना, तो वो लैंड वायर से कनेक्ट होगा। हाँ, लैंड वायर से कनेक्ट करना होगा।
नहीं, लैन वायर या वो कैसा वहाँ रूटर है लगा हुआ? अच्छा वो वाला है, समझ गए। तो वो क्या डोंगल वाला है कि मेरा जैसा है वैसा वाला है एयरटेल वाला? वो समझ गए हम, खड़ा है। तो उसमें कोई यूएसबी प्लग का भी यूएसबी सॉकेट भी है उसमें? यूएसबी नहीं होगा उसमें। वो हम समझ गए, समझ गए। वाईफाई से कनेक्ट होता है वही ना? हाँ, तो उसमें कैसे नहीं कनेक्ट होगा उसमें? या तो उसमें वाईफाई लगाना पड़ेगा, एक वाईफाई डोंगल लगाना पड़ेगा। वाईफाई डोंगल है। हाँ 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 हाँ, वैसे ही हो जाएगा। एक 300 300-400 का वाईफाई डोंगल आता है, 400-500 का। तो ऐसे है भी हमारे पास यहाँ, या और हैं? अच्छा ठीक है, जैसा देखें। तो मान लीजिए कि मोदी ये पूरा आधा स्टेट में भेज दे और इन लोग का सारा पार्टी भी इशू कर दे, तो डेफिनेटली कि हाँ तो हो जाएगा। अभी तो मोदी चाहेगा एक इशारा में हो जाएगा इसके। इशू करवाने के बाद हाँ मजबूरी में सब वोटिंग कर देगा। हाँ, लेकिन वो जो है, लेकिन फिर उसमें है कि अब जुडिशरी का क्या उसमें स्टैंड होगा? तो वैल्यू नहीं रहेगा UDP। नहीं नहीं, वैल्यू का बात नहीं है। जुडिशरी भी अपना कुछ ना कुछ करेगा ना, रिएक्ट करेगा ना भाई। उसका आप शक्ति छीनिएगा तो वो रिएक्ट करेगा ना। या बहुत बड़ा शक्ति छीन रहे हैं ना जुडिशरी का। रिएक्शन मतलब क्या करेगा? क्या करेगा अब कल क्या होगा वो तो हम थोड़े जानते हैं कि क्या करेगा। हमको बोल के थोड़े जज साहब बैठे हुए हैं कि ऐसा करेंगे। भाई कुछ भी, उसको मान लीजिए कि कल उसको कानून के बारे में कुछ अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट दे सकता है ना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो क्या होगा, सरकार क्या करेगी, उस पर जुडिशरी क्या करेगी, वो आगे का देखने का चीज है। भाई इंदिरा गांधी जी ने भी अमेंडमेंट किया ना, उस समय बहुत उनका था मेजॉरिटी, अमेंडमेंट किया, उसको आगे चल के इसने इनवैलिड कर दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने। कुछ भी कर सकता है ना, जुडिशरी को ही तो पावर है। फिर तो आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, फिर लोग भी सवाल उठाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है, कोई सही चीज़ नहीं ना है। आप जुडिशरी का शक्ति छीन रहे हैं, लोगों का हित में उसका, तो लोग करने देंगे उसको, लोग खिलाफ हो जाएंगे ना भाई। तब तो पार्लियामेंट मनमानी करने लगेगी। तो इसीलिए लोग भी तो वहाँ खिलाफ हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारा क्लियर हो गया इस बात पर। अमेंडमेंट हमने आर्टिकल देख लिया पूरा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने थ्योरी पर। So we have seen this article. Now see, we have already seen that the makers of our constitution wanted to strike a balance. हमारे संविधान बनाने वाले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बैलेंस मेंटेन करना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि इन तीनों में से किसी एक को ज्यादा शक्ति दे दिया जाए, क्योंकि फिर वो गड़बड़ा देगा हमारे व्यवस्था को। अब एक रथ चल रहा है, एक गाड़ी चल रही है, उसका एक चक्का डैमेज हो जाए तो वो गाड़ी चल सकती है, और चलेगी तो क्या होगा, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर देगी, उछला उछला के चलेगा। लोगों का पता चला कि किसी का कमर टूट रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। तो उसी तरह ये 3 पिलर्स पे टिका हुआ है। एक पिलर ऊंचा नीचा हो जाएगा तो मकान सीधा खड़ा रहेगा, क्या होगा, झुक जाएगा, गिर जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो ये 3 पिलर्स हैं जिन पर हमारा व्यवस्था टिका हुआ है, पूरा देश। तो किसी भी एक पिलर को बराबर ऊंचा नहीं किया गया या नीचा नहीं किया गया, सबको बराबर रखा गया।
आप इस तरह समझ सकते हैं। दीज आर द 3 पिलर्स ऑफ आवर डेमोक्रेसी। लेकिन लॉ बनाने का पावर तो है ना पार्लियामेंट को। लॉ बनाने का है, उसको पावर है। फिर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तीनों अपने अपने फील्ड में सुप्रीम है। लॉ बनाना है, वहां पार्लियामेंट सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट और इंटरप्रेट करना है, वहां जुडिशरी सुप्रीम है। और जहां फेडरल स्ट्रक्चर पे बात हो रहा है, अगर मोदी अगर इस तरह से करवा दे तो मोदी क्या का तो लोग नहीं है इस देश में, तो अब यहाँ पर लोग को भी आ गया बात, फिर समझ गया। आप चुपचाप बैठे देख रहे हैं, कानून कुछ से कुछ लोग बना रहे हैं, तो फिर तो कुछ भी करे आप पर, फिर डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है? फिर तो आपको मारे घर में आके डंडे से। समझ गया। चुप ही रहिएगा तो मार खाइएगा। भाई किसी को कोई मार रहा है, बोल नहीं रहा, तो उसका तो मारे खाना ना उसको लिखा हुआ है। तो उसी तरह अगर देश में कुछ भी हो रहा है, आप कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, तो फिर तो आपके साथ होगा ही। तो यही यहाँ कहा जा रहा है कि जो हमारे संविधान बनाने वाले थे, वो संविधान में एक बैलेंस बनाए रखना चाहते थे। द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड इफ सो रिक्वायर्ड। तो अगर जरूरत हो तो हमारे संविधान को बदलाव किया जा सके, उसमें सुधार किया जा सके, ऐसा उन्होंने किया। बट इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अननेसेसरी एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस। लेकिन उसको हमें ऐसा नहीं, इतना आसान नहीं बना देना है कि जिसका मन हो रहा है वो संविधान में खिलवाड़ किए जा रहा है, बिना जरूरत के बदलाव कर रहा है। तो इस तरह के बदलाव से भी बचा के रखना है। इन अदर वर्ड्स, दे वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल तो हो एंड एट द सेम टाइम रिजिड, लेकिन वो साथ ही साथ रिजिड भी हो। यानी कुछ मामलों में वो रिजिड रहे कि नहीं ये नहीं बदल सकता है, हाँ कुछ मामलों में लचीला भी हो कि ठीक है अगर इसमें आपको बदलाव करना है कर लो। तो फ्लेक्सिबल मीन्स ओपन टू चेंजेस एंड रिजिड मीन्स रेजिस्टेंट टू चेंजेस। फ्लेक्सिबल मीन्स ओपन टू चेंजेस एंड रिजिड मीन्स रेजिस्टेंट टू चेंजेस। हाँ, कि बदलाव नहीं, हमको नहीं बदलना बदलना है। गांव का आदमी कैसे होता है, कहिए भाई ऐसे कर, ना ना हम जैसे हैं ठीक है। गांव के आदमी का क्या एटीट्यूड है, उसको कोई बात बोलिए कहेगा नहीं नहीं हमको नहीं, हम जैसे हैं ठीक हैं। कहिएगा कि अरे ये खेती कर लो ना, जैसे हमारा खेती चला रहा है बाप दादा से वैसे ही ठीक है। ये दवा खा लो, नहीं नहीं हम जो दवा खाते हैं वही खाएंगे, वो दूसरा चीज हम नहीं खाएंगे। ठीक है, उसको आप कोई भी नया तरीका बताइएगा वो नहीं करेगा। विलेजेस आर द मोस्ट रिजिड पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। शहर में देखिए आप बताइए नहीं, पहले आदमी करने को तैयार है। अरे ये बड़ा अच्छा नुस्खा होता है, अच्छा लाओ ले आते हैं खा लेते हैं, ऐसे करने से स्वास्थ्य ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है कल से शुरू हो गया। अर्बन सोसाइटी इज मोर प्रोन टू चेंजेस, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे। गांव वाला क्या, जो रास्ते आएगा वही रास्ते, अगर कोई आ गया बीच में वो अड़ा रहेगा, हम वहीं खड़े रहेंगे वेट, लेकिन दूसरा रास्ता नहीं जाएंगे। शहर वाला क्या, जा रहा है कोई सामने आ गया फट से मुड़ के रास्ता चेंज कर लेगा, दूसरे रास्ते से जाना है। तो उसी तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 2 पार्ट्स, कुछ हिस्से हैं जो रिजिड हैं और कुछ हिस्से जो हैं जो बहुत फ्लेक्सिबल। अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन बी वेरी इजीली चेंज्ड और मॉडिफाइड इज ऑफन कॉल्ड फ्लेक्सिबल। तो संविधान, अगर किसी देश का ऐसा संविधान है जो आसानी से बदलाव हो सकता है तो उसको हम फ्लेक्सिबल कहते हैं, जो नहीं हो सके उसको रिजिड कहते हैं। ठीक है, ये सब खाली थ्योरी कुछ कुछ दिया हुआ है। हाँ, द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट देयर मे बी सम फॉल्ट्स और मिस्टेक्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान बनाने वाले समझते थे कि हालांकि हमने बहुत मेहनत से संविधान बनाया है, लेकिन आगे चल के इसमें भी कुछ कमियां सामने आ सकती हैं, कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। दे न्यू दैट द कॉन्स्टिट्यूशन कुड नॉट बी टोटली फ्री ऑफ एरर्स। संविधान पूरी तरह से बिल्कुल 100% परफेक्ट हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। Whenever such mistakes would come to light, they wanted the constitution to be easily amended and to be able to get rid of these mistakes. तो वो ये चाहते थे कि जब भी ऐसी कमियां कभी आए सामने, लोगों के देश के सामने आए, तो उनको सुधार किया जा सके, उन गलतियों को दूर किया जा सके। Then there were some provisions in the constitution that were of temporary nature.
and it was decided that these could be altered later or once the new parliament was elected. उसी तरह कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो टेम्पररी थे, जो सोचा गया था कि अच्छा कुछ साल के लिए भी रहने देते हैं क्योंकि माहौल जिस तरह का है आगे चल के इसमें बदलाव कर दिया जाएगा. But at the same time the constitution was framing a federal polity and therefore the rights and powers of the states could not be changed without the consent of the states. लेकिन उस समय यह भी ध्यान रखा गया कि हम एक फेडरल पॉलिटी क्रिएट कर रहे थे, एक ऐसी राज्य व्यवस्था बना रहे थे जिसमें फेडरलिज्म था, यानी कि जहां संघ को शक्ति थी वहां राज्यों को भी, यूनियन हैड पावर्स, द स्टेट्स आल्सो हैड पावर, and in such a system we cannot affect the power of the states without their permission. उसका बिना परमिशन लिए हम स्टेट का पावर में छेड़छाड़ नहीं कर सकते. Some other features were so central to the spirit of the constitution that the constitution makers were anxious to protect these from change. और कुछ ऐसे जो सिद्धांत थे, कुछ ऐसे कंसेप्ट्स या थॉट्स थे, आइडियाज थे जो कि इतने महत्वपूर्ण थे संविधान के लिए, जो बिल्कुल उसका कोर थे, सेंट्रल थे, उसके बिना संविधान की कल्पना ही नहीं हो सकती थी. ठीक है, जैसे हम कहते हैं आदमी है तो आदमी के लिए उसका बेसिक नीड क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान. तो रोटी, कपड़ा, मकान के बिना आदमी कोई जी सकता है? उसके जीने का कल्पना, भाई भूखा तो जी नहीं सकता है, रोटी तो चाहिए ही चाहिए. आज के समाज में बिना कपड़ों के भी नहीं रह सकता है. एक समय रहता होगा हजारों साल पहले, लेकिन आज आप बिना कपड़ों के नहीं रह सकते हैं. भाई आदिवासी भी है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं ठंडे गर्मी से, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल कहीं भी बिना कपड़े के रह जाएगा. या उसी तरह रोटी, कपड़ा, मकान यानी शेल्टर, बिना शेल्टर के भी कोई जीवित नहीं रह सकता है. भाई सब ऋषि मुनि तो है नहीं कि बर्फ में हो, बारिश हो रही, कुछ है, दीमक लग रहा है, बैठे हुए हैं हिमालय पर. दे नीड शेल्टर टू रेस्ट. सो दीज आर द बेसिक. तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस, हम समाज की बात करें तो इन तीन चीज जरूरतों के बिना समाज क्या आदमी ही नहीं हो सकता है. तो उसी तरह यहां कहा जा रहा है कि ये भी सब जो है वो रोटी, कपड़ा, मकान की तरह है संविधान के. दे आर द बेसिक कंसेप्ट. उनके बिना संविधान और एक सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती. दीज प्रोविजंस हैड टू बी मेड रिजिड. तो इन प्रोविजंस को हमें रिजिड बनाना था कि इनको जल्दी कोई छेड़खानी नहीं कर सके. These considerations led to different ways of amending the constitution. इसी कारण संविधान को बदलने के 3 तरीके बनाए गए. ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सब हो चुका है. ओहो, हम लोग रिपीट कर दिए. हम लोग तो सब कर चुके हैं, वही मुझे लगा. वही तो रिपीट हो ही रहा है. तो हमको नहीं ध्यान था, हमको लगा कि नया हो रहा है, हमको आपको बताना चाहिए था. ये सब तो हो चुका है. हाँ. Now we have to take why have there been so many amendments. अभी आप कह रहे थे कि सर इतनी जल्दी 24 से 40 पहुंच गया 5 ही साल में. तो why have there been so many amendments? इतने संशोधन, इतने बदलाव क्यों हुए? भाई नेचुरल बात है, हमारा समाज तेजी से बदल रहा था. देश की तीव्र आर्थिक सामाजिक विकास की बात हो रही थी. हम चाहते थे कि तेजी से हम बिल्कुल विकसित देश में बदल जाएं. नेहरू जी चाहते थे और भी सब तमाम नेता थे, सोचते थे कि देश को हम तेजी से डेवलप कर लें. एक गरीब बिल्कुल खस्ता हाल में देश आज़ाद हमें मिला था, उस देश को हम तेजी से एक अच्छे विकसित देश में बदल लें. गरीबों का जीवन तुरंत सुधार दे, गाँवों की हालत तुरंत सुधर जाए, एग्रीकल्चर की हालत तुरंत सुधर जाए, इंडस्ट्रीज तुरंत सेटअप हो जाए देश में. आज देखिए 75 साल हो गए, इंडस्ट्रीज काफ़ी हुए, लेकिन फिर भी अभी हम वर्ल्ड में काफ़ी पीछे हैं. मैं अभी आपसे अक्सर चर्चा करता रहता हूँ कि हमें यहाँ की कंपनियों पर बहुत सी चीज़ों में बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि उनका उस तरह का नहीं है. मेक इन इंडिया आप कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी पर फोकस कहाँ है? आप क्वालिटी की चीज़ें बना नहीं पाते हैं. तो अभी भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं. कई देश, अब सोचिए कि बहुत सारी चीज़ें हम बांग्लादेश से खरीद रहे हैं, वियतनाम से खरीद रहे हैं. भाई जितना हम, आप नोकिया, सैमसंग का मैन्युफैक्चर कहाँ का है? वो चाइना, वियतनाम. और कई चीज़ें जो है, जैसे गारमेंट्स की बात करें, कपड़ों की और बहुत सारी चीज़ों की, तो वो बांग्लादेश से बन के कहाँ, श्रीलंका से बन के आ रहा है, यहाँ बिक रहा है.
बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग मच बेटर एट चीपर रेट्स। मार्क्स एंड स्पेंसर, मैंने एक समय मार्क्स एंड स्पेंसर के शॉर्ट्स खरीदे थे, जो दुनिया की लीडिंग कंपनी मार्क्स एंड स्पेंसर। एक समय इंडिया में 2 ही दुकान था मार्क्स एंड स्पेंसर का, एक था दिल्ली और एक था बॉम्बे। एक समय इंडिया में 2 ही शॉप्स थी, और वो भी जो मॉल उस समय जो थे कहने के लिए इंडिया में 2 ही थे, एक दिल्ली में था शॉपर स्टॉप और एक था बॉम्बे में शॉपर स्टॉप। शॉपर स्टॉप का चेन था, वहीं मैंने गया था तो देखा था मैंने तब मार्क्स एंड स्पेंसर का शोरूम जो, तो उसका मैंने लिया और मैंने देखा ये शॉर्ट्स कहाँ बना हुआ है, तो देखा कि बांग्लादेश का बना हुआ है, या नहीं श्रीलंका का बना हुआ था। तो मैंने सोचा कि अरे भाई ये श्रीलंका का बना हुआ। बात है कि जो वो क्वालिटी चीप प्राइस में ऑफर कर रहे हैं बनाने का उस चीज़ को, चाहे वो कॉटन हो, उसको बनाने का लेबर चार्जेस हो, और जो है तो दैट इज चीपेस्ट, तो वहाँ से वो सोर्स कर रहे हैं उसको, और लेबल लग रहा है मार्क्स एंड स्पेंसर का। अभी भी आप उठा के देख लीजिए मार्क्स एंड स्पेंसर का कोई चीज़ का दाम, हालांकि अब बहुत कम कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो जो चीज़ आपको इंडियन कंपनी 100 रुपये में देता होगा, वो मार्क्स एंड स्पेंसर का आपको मिलेगा 1500 रुपये में। 1000 रुपये का 10 गुना से कम फर्क जनरली कम रहता है, या एटलीस्ट 3-4 गुना होगा। तो कहने का मतलब है कि हाँ, मैं क्या बता रहा था कि क्या वो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड नेशंस हैं? क्या पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, और ये श्रीलंका है, वियतनाम है, कंबोडिया है, ये सब हमसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं? नो। तो हम चाहते थे कि तेज़ी से विकास हो, बहुत सारे इंडस्ट्रीज लगाना चाहते थे, ठीक है, बहुत सारा परिवर्तन हम अपने समाज में, आर्थिक अर्थव्यवस्था में, राज्य व्यवस्था, हर चीज़ में व्यवस्था बदलाव करना चाहते थे। अभी भी मोदी जी बात करते हैं कि विकसित भारत 2047 तक, हम एक डेवलप्ड नेशन का हमको लेबल मिल जाए, तो डेवलप्ड नेशन का लेबल मिल जाए, उसके लिए हर सेक्टर को डेवलप करना चाह रहे हैं, ठीक है, चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगे। तो बहुत सारी चीज़ें बदल रही थी। कहाँ से आएगा वो जुगाड़ कर रहे हैं, खैर अभी हमारा उसका डिस्कशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक बैकग्राउंड देना चाह रहा हूँ कि अभी भी हम तेज़ी से विकास कर रहे हैं, बदलाव हो रहा है। इसीलिए देखिए मोदी सरकार भी जो पिछले 10-12 सालों से है, उसने कई बदलाव किए, और बहुत सारे कानून बने, जिनके कारण देखिए उनको बहुत प्रोटेस्ट भी झेलना पड़ा। अभी भी प्रोटेस्ट ही चल रहा है कानून को लेकर, जिसके बाद से कई सारा यहाँ देश में कांड हो रहा है। समाज में बदलाव हो रहा है भाई। अभी का जो वक्फ एक्ट आया है वो क्या है? समाज में बदलाव है, किसी धर्म के लिए कोई बदलाव की चीज़ है। और अभी किसानों का हुआ था कानून बदलाव फार्म लॉज में, तो उसको लेके किसान कई साल से प्रोटेस्ट पर थे। उससे पहले लेबर लॉज हुए थे, तो उसको लेके लेबरर्स, मजदूर सब जो है प्रोटेस्ट पर थे। तो बहुत तरह के अभी भी कानून बदले जा रहे हैं, और उनको लेके उथल पुथल मचा हुआ है। तो उसी तरह उस समय भी देश एक गरीब हालत में था, बिल्कुल जर्जर अवस्था में था। इट वॉज इन ए डिलैपिडेटेड कंडीशन। तो आवर लीडरशिप, स्पेशली पंडित नेहरू, दे वांटेड रैपिड डेवलपमेंट। तो उसके लिए बहुत तरह के बदलाव की जरूरत, समाज बदल रहा था तो नेचुरल है उसके लिए कानून भी बदलने थे। जिस तरह की सोच उससे पहले संविधान के समय बनाने के समय रखी गई थी, उससे बहुत सारी नई चीजें आ रही थी, तो उनके लिए नए कानूनों की जरूरत थी। जैसे अभी यहां आ ही जाएगा आपको कि हम चाहते थे कि सोशलिस्ट समाज क्रिएट, हम एक ऐसा समाजवादी देश क्रिएट करें जहां कम से कम भेदभाव हो, कम से कम इनइक्वालिटीज हो, असमानताएं कम से कम हो, सभी लोगों के पास मोटा मोटी जो है एक ठीक ठाक लिविंग स्टैंडर्ड हो। यह कैसे पॉसिबल था? एक तरफ तो आपके पास अमीर अमीर लोग थे एक से एक, और दूसरी तरफ ऐसे गरीब लोग थे कि जिनको खाना भी एक टाइम मुश्किल मिलना था।
तो हमने सोचा कि भाई जमींदारों से कुछ ज़मीन लेके, जो उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, तो थोड़ी सी ज़मीन उनको लेके गरीबों में बांट दी जाए। तुरंत वहाँ आ गया कि भाई आप हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हैं, राइट टू प्रॉपर्टी का। तो इस तरह हमने समाज में, देश में बहुत सारे बदलाव करने थे, इसलिए हमें संविधान में कई सारे बदलाव करने पड़े, जो कि नए वक्त की ज़रूरत के हिसाब से उसमें संविधान में बदलाव होते। तो अब आपको मैंने मोटे तौर पे आइडिया दे दिया कि क्यों इतने सारे बदलाव हुए संविधान में। तो यहाँ उन्हीं बातों की चर्चा है। देखिए, ऑन 26 जनवरी 2019, अगर हम इसको 25 लें, करंट मान के चलें, तो ऑन 26 जनवरी 2025 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीटेड 75 ईयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। 75 साल हमारा इस साल कंप्लीट कर चुका है संविधान। इन दीज ईयर्स इट वाज अमेंडेड 100, हाउ मेनी टाइम्स? 106 टाइम्स। 106 बार बदला जा चुका है, जो है अभी लेटेस्ट डेटा के अनुसार 75 साल में 106 बार बदला जा चुका है। Now, given the relatively difficult method of amending the constitution, the number of amendment appears quite high. तो जैसा हमने पढ़ा कि संविधान में बदलाव करने की प्रक्रिया आसान नहीं है, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने पढ़ा कि अगर कोई रूलिंग पार्टी को अगर अच्छा मेजॉरिटी भी है तो वो अपना बिल तो आसानी से पास करा ले सकता है, लेकिन अमेंडमेंट पास कराने के लिए उसको ऑपोजिशन पार्टीज का भी सहयोग का जरूरत पड़ेगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पास एन अमेंडमेंट। हाँ, तो अमेंडमेंट 75 सालों में 106 बार हो चुका है। इसका मतलब ये देख के हमें लग रहा है कि काफी, मतलब लगभग हर साल एक अमेंडमेंट से ज्यादा हुआ है। हर साल एक अमेंडमेंट से ज्यादा हुआ है। तो ये ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा अमेंडमेंट हुए हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट हाउ इट इज दैट सो मेनी अमेंडमेंट टुक प्लेस एंड व्हाट इट मीन्स। तो कैसे इतने सारे अमेंडमेंट होगा, ये हमको समझना होगा, और उसका क्या मतलब है, आखिर क्यों इतने अमेंडमेंट हुए, इस चीज को हम लोग समझेंगे। नाउ यहां इन्होंने थोड़ा सा ये डिस्कस किया है, चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान नहीं आ रहा है। लेट अस फर्स्ट लुक एट द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अमेंडमेंट्स। सबसे पहले हम इसका इतिहास देखते हैं अमेंडमेंट्स का, कि कब कब कितने अमेंडमेंट हुए। नाउ द फर्स्ट ग्राफ डिपिक्ट्स, ग्राफ दिए गए हैं नीचे, हम देख सकते हैं कि यहाँ ग्राफ बनाया गया है, दो ग्राफ दिख रहे हैं। तो फर्स्ट ग्राफ जो है अमेंडमेंट्स पर डिकेड, 10 सालों में कितने अमेंडमेंट हुए वो दिखा रहा है। नीचे जो है 10-10 साल के गैप बनाए गए हैं, और ऊपर जो है नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स। फर्स्ट ग्राफ जो है, ग्राफ 2 जो है ईयर्स टेकन फॉर एवरी, और ग्राफ 2 जो है वो उसको दूसरी तरफ से है कि 10 अमेंडमेंट करने में कितने साल लगे, वो ये दिखा रहा है। यहाँ यानी कि बेस पे ईयर है, और यहाँ बेस में अमेंडमेंट्स, नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स, दो तरह से दिखा रहा है। ऊपर दिखा रहा है कि 10 सालों में कितने अमेंडमेंट हुए, और नीचे दिखा रहा है कि 10 अमेंडमेंट होने में कितने साल लगे। ये दो तरह के ग्राफ हैं। तो यहाँ ये कह रहा है कि द फर्स्ट ग्राफ डिपिक्ट्स द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेड एवरी 10 ईयर्स, द बार इंडिकेट्स द नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स इन दैट पीरियड। द सेकंड ग्राफ, ये तो आपको बता ही दी। नाउ यू विल नोटिस दैट द 2 decades from 1970 to 1990 saw a large number of amendments. 1970 से 90 तक का जो 20 साल था, 2 डेकेड्स था, उसमें हम ग्राफ में देख सकते हैं। यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ है, 70 से 90 के बीच में सबसे हाई है। 70 से 90 के बीच में देख रहे हैं कि सबसे हाई यहाँ 80 पर, यानी बीच में है ना। तो कहने का मतलब है कि 70 से 90 में ये 80 साल नहीं है, देखिए ध्यान रखिए, ये सॉरी, ये जो है, हाँ, ये यहाँ 10 जो है ये अमेंडमेंट का संख्या है, 10-10, ये साल नहीं है। ऊपर है नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स, नंबर ऑफ ईयर्स टेकन। खैर इसको छोड़िए, अभी ऊपर वाला ही हम देखते हैं, इस सिंपल ग्राफ है।
कि यहाँ हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम अमेंडमेंट्स किस पीरियड में हुए, 70 से 90 के डिकेड्स में हुए। On the other hand, the second graph tells us one more story. 10 amendments took place between a short span of 3 years between 1974 and 1976. सेकेंड ग्राफ में हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो है 10 अमेंडमेंट्स करने में कितना पीरियड लगा, यहाँ 10 से 12 साल, माने यहाँ कितना है, ये मान लीजिए 11 साल शुरुआत में, और उसके बाद जो है फिर इधर रहा, इधर ऐसे करके हम देखेंगे, ठीक है, यानी 10 सालों में यहाँ 10 अमेंडमेंट हुए, फिर 20 अमेंडमेंट होने में फिर और 5 साल लगे 20 तक पहुँचने में, फिर 30 तक पहुँचने में हमको ये लगा, 50 तक पहुँचने में हमको 8 साल लगा, यानी सबसे कम कहाँ है 10 अमेंडमेंट होने में, यहाँ, ये देखिए 3 इयर्स में 10 अमेंडमेंट हो गए। यहाँ देखिए नंबर ऑफ अमेंडमेंट 10 तक, फिर 20 तक, फिर 30 तक, फिर 40 तक, ये नंबर ऑफ अमेंडमेंट है, और ये साल ऊपर की ओर साल बता रहा है, कितने साल लगे 10 तक अमेंडमेंट पहुंचने में, यानी 0 से लेके 10 तक अमेंडमेंट पहुंचने में कितने समय लगे, शुरू से 11 साल, यानी 50 के बाद से 61 तक में कितने अमेंडमेंट हुए, 10, अगले 10 अमेंडमेंट होने में कितना समय लगा, 5 साल, उसके बाद अगले 10 अमेंडमेंट होने में कितना साल लगा, 7 साल, अगले 10 अमेंडमेंट होने में कितना साल लगा, मात्र 3 साल, यानी वही ये कह रहा है कि 3 साल में 10 अमेंडमेंट हुए। और कौन सा साल है, ये देखिए, ये हो गया 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। 80 से 90 राजीव गांधी की सरकार में ज्यादा हुआ, नहीं, इंदिरा गांधी तो तक 3-4 साल के कार्यकाल हाँ, में हुआ। खैर जो है वो हम लोग शायद वो साल थोड़ा वो जोड़ रहे हैं, यहाँ 10 साल यानी 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 70 से 80, ठीक है, खैर जो भी है, यहाँ जो लिख रहा है, यहाँ तो ये लिख रहा है 74 से 70, 3 साल में ही 10 अमेंडमेंट हुए, 74 से 76 बोल रहा है, वो कुछ चार्ट में कुछ पता नहीं, हम लोग समझ रहे हैं शायद ये। तो हाँ, तो कहने का मतलब है कि उस समय खास करके इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तब कई सारे अमेंडमेंट हुए, ठीक है। एंड अगेन देखिए, इन जस्ट 3 इयर्स फ्रॉम 2001 टू 2003 10 अमेंडमेंट्स टुक प्लेस, और फिर 2001 से 2003 में, हाँ, वाजपेयी जी की सरकार के और उससे पहले 10 अमेंडमेंट हो गए, ठीक है। In the political history of our country, these two periods are remarkably different. The first was a period of Congress domination. Congress party had a vast majority in parliament, ठीक है, and majority in most state assemblies. States में भी था उस समय. On the other hand, the period between 2001 and 2003 was a period marked by coalition politics. उस समय गठबंधन का था। तो देखिए, it was also a period when different parties were in power in different states. The bitter rivalry between BJP and its opponents is another feature of this period. And yet this period saw as many as 10 amendments in just 3 years. So the incidence of amendments is not dependent on the nature of majority of the ruling party alone. कई चीज़ों पर डिपेंड करता है कि अमेंडमेंट किस तरह के और कितने हो रहे हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया दूं कि क्यों हुआ, क्योंकि इंदिरा गांधी जी जो थी उस समय जब सरकार में आई, तो उस समय राजनीतिक हालात बहुत बदल चुके थे, और इंदिरा गांधी जी को सरकार का एग्जीक्यूटिव का पावर यूज करने के लिए मैक्सिमम फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, उनको संविधान में कई बदलाव करना पड़ा, क्योंकि उनका साथ नहीं देना चाह रहे थे बहुत से लोग, उनके खिलाफ कानूनी रूप से थे, बदलाव बहुत ज़्यादा करना चाह रही थी, इसलिए उस समय बहुत तेज। और दूसरा जो है, अभी रिजर्वेशन और उसको लेके बाद में चीज़ें आई, उसको लेके करना पड़ा, ठीक है, तो उसको लेके पॉलिटिक्स हुई और कई सारे ये हुए, इसके कारण इन दो समयों में काफ़ी ये हुआ।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंटेंट ऑफ अमेंडमेंट्स मेड। अब तक जो हुआ बदलाव उसमें क्या अमेंड किया गया, किन चीजों में बदलाव हुए हैं अब तक, ठीक है। अमेंडमेंट्स मेड सो फार मे बी क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स। अब तक जो भी अमेंडमेंट्स हुए लगभग हम उनको 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। In the first group, there are amendments which are of technical or administrative nature and were only clarifications, explanations and minor modifications. पहले जो हैं जो टेक्निकल तरह के मॉडिफिकेशंस थे, जो जस्ट कहीं कुछ सफाई बात को साफ करना था या कुछ बात को क्लियरली क्लैरिफिकेशन उसको करना था, या माइनर या हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन उसमें था टेक्निकल नेचर का, जो खास जिससे बहुत किसी को लेना देना नहीं था, ऐसे अमेंडमेंट्स थे ऑफ द ओरिजिनल, जो ओरिजिनल बातें लिखी थी उनकी। दे आर अमेंडमेंट्स ओनली इन द लीगल सेंस बट इन मैटर ऑफ फैक्ट दे मेड नो सब्सटेंशियल डिफरेंस टू प्रोविजन। ऐसे अमेंडमेंट सिर्फ वो कहीं कहीं कुछ हल्का फुल्का बदलाव करने वाले थे, जिनसे वो सिर्फ वो कुछ क्लैरिफाई करने के लिए था, उनसे खास किसी को नाता नहीं था, न वो वैसे इन्होंने कई खास बदलाव किए संविधान में। पहला ग्रुप तो ऐसे है। This is true of amendment that increase the age of retirement of high court judges from 60 to 62 years। जैसे एक उसका उदाहरण है 15वें अमेंडमेंट, जिसमें जजेस का रिटायरमेंट एज 60 साल से बढ़ा के 62 साल किया गया। सिमिलरली सैलरीज ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट वर इंक्रीज बाय अमेंडमेंट 54। उसी तरह सैलरी बढ़ाया गया। तो ये सब चीजें सिर्फ खाना पूर्ति की थी, इनमें कोई विशेष अमेंडमेंट नहीं। हाँ, we may also take the example of provision regarding reserved seats in the legislatures for scheduled castes and scheduled tribes। दूसरा हम उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे जो लेजिस्लेचर्स थे उसमें जो शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सीटें रिजर्व की गई। द ओरिजिनल प्रोविजन सेड, नहीं, ये जो मैंने बताया था रिजर्वेशन जब आया था तो उसको 10-10 साल बढ़ाया जाता था, तो उसके लिए संविधान में बदलाव किया जाता था कि अगले 10 साल तक, फिर 20 साल, फिर 30 साल, ऐसे बताए थे ना। जैसे अभी 70 साल से 80 साल लिखा गया उसको बदल के, तो वो बस क्या है कि टेक्निकल है कि उसको नंबर को चेंज करना था, है ना। यही कहा कि दैट दिस द ओरिजिनल प्रोविजन सेड दैट दीज रिजर्वेशंस फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। जो ओरिजिनली लिखा गया था कि ये सिर्फ 10 साल तक लागू होंगे, उसके बाद इसको आगे रिव्यू किया जाएगा कि क्या करना है आगे। However, in order to ensure fair representation of these sections, it was necessary to extend this period by 10 years। लेकिन बाद में उसको लगा कि भाई हर समाज के हर तबके को उचित ये मिलना चाहिए मौका, तो इसके लिए उसको 10 साल और बढ़ा दिया गया, ठीक है। Thus, after every 10 years, an amendment is made to extend the period for another 10 years। तो हर 10 साल पर इसमें एक बदलाव करना पड़ता है और उसको आगे 10 साल बढ़ाना पड़ता है। This has led to 6 amendments so far। इसके लिए हर 10 साल पर यानी अभी तक 6-7, अभी 7वां संशोधन हुआ अभी 2024-25 में। But these amendments have not made any difference to the, इसमें कोई बदलाव तो हुआ नहीं, उसमें खाली साल का संख्या बढ़ा। In this sense, it is only a technical amendment। समझ गए? हाँ, now do you remember the discussion in chapter 4 about the role of the president? चैप्टर 4 में जब हमने प्रेसिडेंट के रोल को डिस्कस किया था, हाँ, तो जब हमने प्रेसिडेंट के रोल को डिस्कस किया था, इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज assumed that in our parliamentary government the president would normally abide by the advice of the council of ministers। तो जहां प्रेसिडेंट का रोल के बारे में लिखा गया था ओरिजिनली, वहां ये मान लिया गया था कि राष्ट्रपति जो है वो नॉर्मली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात को मान के ही काम किया करेगा, ऐसा मान लिया गया था।
This was only reiterated by a later amendment when Article 74(1) was amended to clarify that the advice of Council of Ministers will be binding on the President. तो उसमें ये लिखा गया कि प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसको जोड़ा गया था। पहले क्या था कि द प्रेसिडेंट शैल एक्सरसाइज हिज पावर्स, ठीक है, थ्रू ऑफिसर्स डायरेक्टली और थ्रू सबऑर्डिनेट टू हिम, ठीक है। तो उसमें और 74(1) में था कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, बस इतना लिखा गया था। तो वहाँ ये मान लिया गया था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेगा जनरली वो प्रेसिडेंट कर देंगे, लेकिन बाद में जब कुछ डिस्प्यूट्स हुए तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए जोड़ दिया गया कि एंड द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि एक मंत्री परिषद होगी और वो सलाह देगी और राष्ट्रपति वैसा ही करेंगे जैसा वो सलाह दिया जाएगा। तो यहाँ कोई खास बदलाव नहीं हुआ, वो मान लिया गया था पहले, उसी को क्लैरिफाई करने के लिए वहां जोड़ दिए गए वर्ड्स। इन रियलिटी दिस अमेंडमेंट डिड नॉट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज बीन हैपनिंग, ऐसा ही हो रहा है, उससे कोई खास, लेकिन उसको क्लियर कर दिया गया, ठीक है। अब इसी बात में मैं जोड़ना चाहूंगा अपनी तरफ से कि जैसे सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म जोड़ा गया हमारे प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, तो यहां भी मैं कहूंगा कि ऐसा ही हुआ था कि पहले ये माना हुआ था बात कि हमारे देश में जो है धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था होगी, हाँ, और एक समाजवादी व्यवस्था होगी, इसको कहने की जरूरत नहीं थी। लेकिन बाद में जब लोगों को कंफ्यूजन होने लग गया कुछ, तो उसको जो है लिखित रूप में वहां जोड़ दिया गया। उसी तरह जैसे 42nd अमेंडमेंट में फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए, तो फंडामेंटल ड्यूटीज पहले लोग ये माना जाता था कि लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे अपने देश के प्रति और इन चीज़ों को करेंगे कि भाई देश के कानून की, संविधान की, उसको पालन करना है, तिरंगे का सम्मान, जो राष्ट्रीय चिन्ह है उनका सम्मान करना है, अपने देश के इसका, तो वो माना जाता था। लेकिन अब लोग भूल चुके थे बहुत सी बातों को, क्योंकि नए लोग पैदा हो रहे थे जिन्होंने देखा नहीं था कि कैसे, किस हालत से देश बना, कैसे आज़ाद हुआ, कैसे संविधान बना, किस हालात से देश गुजरा। तो इसीलिए उसको आगे क्लैरिफाई करने के लिए बहुत सी, जैसे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी वर्ड वहाँ जोड़ा गया। पहले सिर्फ था कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द नेशन, उसमें इंटीग्रिटी वर्ड जुटा कि यूनिटी का मतलब इंटीग्रिटी भी है, हाँ, कि अखंडित रहे, देश का कोई हिस्सा हमसे टूट नहीं पाए, तो उस वर्ड को जोड़ा गया वहाँ जो है, ठीक है, हाँ हाँ, कंप्लीट 100%, यस। तो ऐसे कई अमेंडमेंट हुए तो जो कि खाली क्लैरिफाई करने के लिए हुए। नाउ डिफरिंग इंटरप्रिटेशंस, अलग अलग व्याख्या। A number of amendments are a product of different interpretations of the constitution given by judiciary and the government of day. कई सारे अमेंडमेंट इसलिए हुए क्योंकि हमारे गवर्नमेंट यानी एग्जीक्यूटिव का कुछ और इंटरप्रिटेशन था, सोच और थी उसकी कुछ संविधान के बारे में, और हमारे जुडिशरी की सोच अलग थी। जैसा अभी चल रहा है, जैसा अभी चल रहा है कि भाई हमारा एग्जीक्यूटिव जो है वो ये कह रहा है कि पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो जो चाहे बदलाव कर सकता है संविधान में। देयर इज नो लिमिटिंग पावर, देयर इज नो लिमिट ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट, it is sovereign. But on the other hand, what the judiciary says that no, the constitution is supreme, not the parliament, and the basic features of constitution and the judicial review which forms a part of the the basic structure of constitution, it applies to parliament also. The parliament cannot override or it cannot breach the power of judicial review of the judiciary. जुडिशरी को जो शक्ति दी गई है जुडिशियल रिव्यू की, कानून की समीक्षा करने की शक्ति, वो उसको कोई वायलेट नहीं कर सकता है, न पार्लियामेंट न एग्जीक्यूटिव। एंड द जुडिशरी इज सुप्रीम एज फार एज प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज द मैटर।
जहां संविधान की रक्षा करने की, उसके व्याख्या करने की बात है, वहां जो है जो हमारा न्यायपालिका सुप्रीम है, जुडिशरी सुप्रीम है, तो वो शक्ति उसका कोई उससे कम नहीं कर सकता है। तो अभी भी ऐसा चल रहा है, दोनों की अलग अलग सोच है। एक कह रहा है, हल्ला मचा रहा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। एक कह रहा है कि नहीं, जुडिशरी सुप्रीम है, जुडिशरी सुप्रीम है। तो many amendments have happened because of the differing interpretations of the different organs of government. समझ में आ गई बात ये? When these clashed, जब इनमें जो है झगड़ा हुआ, फसाद हुआ, the parliament had to insert an amendment underlining one particular interpretation as the authentic one. तो जब इनमें विवाद हुआ तो पार्लियामेंट को एक अमेंडमेंट करना पड़ा इसको क्लियर करने के लिए कि क्या सही माना जाएगा। इट इज पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स दैट वेरियस इंस्टीट्यूशंस वुड इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पर्टिकुलरली द स्कोप ऑफ इट देयर ओन पावर्स इन अ डिफरेंट मैनर। तो ये हमारे यहाँ जिस तरह की व्यवस्था है, सरकार है, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक जो राजनीति है, उसमें अक्सर ऐसा होता है कि जो उसके पार्ट्स अलग अलग एजेंसीज हैं, वो अपने पावर को अलग अलग तरह से उसकी इंटरप्रेट करते हैं, व्याख्या करते हैं। उनको लगता है हमें ये शक्ति है, हमें ये शक्ति है, दूसरे को लगता है इसको शक्ति नहीं। जैसे अभी आपका उसी का उदाहरण है, कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा दिया कि कौन होता है सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को डायरेक्ट करने वाला कि आप इतने दिन में बिल को आपको साइन करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट है जो कि गार्डियन ऑफ द, मतलब गार्डियन नहीं, सॉरी, ही है, उसको शपथ लेता है टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमेशा संविधान को वो सर्वोच्च बनाए रखेगा देश में, उसका सम्मान करेगा, हमेशा उसको कभी गलत उसका वो नहीं होने देगा, ये उसकी शपथ लेता है। तो उसको कैसे आप, सुप्रीम कोर्ट कैसे डायरेक्शन दे सकता है कि आपको इतने दिन में काम करना है? तो एग्जीक्यूटिव या कुछ लोग ऐसे हैं जिनका, पॉलिटिशियंस का ऐसा कहना है, जबकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, क्योंकि उस संविधान की व्याख्या करना, संविधान की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है। संविधान सबसे ऊपर है, राष्ट्रपति उससे नीचे है। राष्ट्रपति को शक्ति संविधान देता है, संविधान डिफाइन करता है कि एक राष्ट्रपति होगा, नहीं तो राष्ट्रपति नहीं होता इस देश में। एक ही बात है, संविधान कहता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, नहीं तो नहीं होता प्रेसिडेंट। जो संविधान कहता है उसकी वजह से राष्ट्रपति को शक्तियां मिली है, उसकी वजह से राष्ट्रपति है। अगर आर्टिकल 52 में डिफाइन नहीं होता प्रेसिडेंट, तो कोई नहीं होता इस देश में प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट इज देयर बिकॉज इट इज डिफाइंड इन आर्टिकल 52। उनका जन्म उसी के कारण है। भाई कोई मान लीजिए प्रीमियर नाम से कोई आदमी नहीं है, मैं कल को कहूं कि भाई मैं इस देश का प्रीमियर हूं, तो सब कौन कहां का प्रीमियर हो भाई? कहां लिखा हुआ है प्रीमियर? तो प्रेसिडेंट हैं, क्यों हैं, किसकी वजह से हैं? संविधान की वजह से। तो आप हैं संविधान की वजह से, इसलिए संविधान आपसे भी ऊपर है, सबसे ऊपर है, और उसकी रक्षा करना, उसकी व्याख्या करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। उसको इसमें करने में आपको भी आदेश देना पड़े तो उसको दिया गया शक्ति कि वो किसी को भी आदेश दे सकता है। तो आप कहां हो गए? आप कोई वीआईपी हो गए अलग? तो अभी भी देखिए कि अलग अलग, कोई कह रहा है राष्ट्रपति का शक्ति है, उसको कौन बोल सकता है? वही ना लिखा हुआ है कि लोग अलग अलग ढंग से अपने पावर्स को या किसी के पावर्स को देखते हैं। कोई कह रहा है सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं किसी को बोलने का, कोई कह रहा है सुप्रीम कोर्ट का 2 जज मिलकर कैसे फैसला कर दे सकता है कि भाई जो है क्या बोलते हैं कि कोई कानून लागू होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। 2 जज के बेंच का क्या मतलब है? उनका भी कहना कुछ लॉजिकल है। बोले एक समय 5 ही जज होते थे सुप्रीम कोर्ट में, तब 2 जज ने तय किया था। आज 31 या कितने जज हैं, उसमें 2 जज का क्या हैसियत है? उनका ये कहना है कि कोई 10 जज की बेंच होती, 13 जज की बेंच होती, कि भाई सुप्रीम कोर्ट का पूरे का मानना है, मेजॉरिटी का। यहां तो 31 में 2 लोगों ने कहा है, तो ये भी समझना होगा कि 31 इसलिए है कि केस बहुत ज्यादा है, इसलिए नहीं है कि उनका वजन कम ज्यादा हो गया है।
31 लोग इसलिए रखे गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा केसेस को निपटाया जा सके, नहीं तो एक ही काफी है जज एक ही काफी है तो भाई। एक ही जज होता सुप्रीम कोर्ट में तो उसी को अथॉरिटी होती पूरी। 31 में भी वोटिंग कराएगा क्या? खैर सोचने का तरीका अलग अलग है। तो वही मैं यहाँ कहा जा रहा है कि इट इज पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स दैट वेरियस इंस्टीट्यूशंस, मतलब अलग अलग जो होते हैं, हाँ, कि हाँ दे वुड इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन इन ए डिफरेंट मैनर। सब अलग अलग तरह से सोचता है। मेनी टाइम्स the parliament did not agree with the judicial interpretation and therefore sought to amend the constitution to overcome the ruling of judiciary। कई बार ऐसा हुआ कि जो पार्लियामेंट था वो जुडिशरी के फैसले से एग्री नहीं करता था और इसलिए उसने संविधान में ही संशोधन कर दिया उस फैसले को कैंसिल करते हुए। ठीक है, ये हो सकता है, होता है कई बार कि जुडिशरी ने कोई फैसला दिया, अब उससे पार्लियामेंट वो उसको गलत समझ रहा है, उसको सही नहीं समझ रहा है, तो उसने अमेंडमेंट कर दिया संविधान में ही उसको कैंसिल करने के लिए। तो अमेंडमेंट हो गया तो खैर उस पर भी आ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वो अमेंडमेंट सही है कि गलत, इस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने भी अपना रुख रखा। तो इन द पीरियड बिटवीन 1970 एंड 75 दिस सिचुएशन अरोज फ्रीक्वेंटली। 70 से 75 के समय कई बार ऐसा हुआ कि जब जुडिशरी ने कोई फैसला दे दिया तो गवर्नमेंट ने या पार्लियामेंट ने उसको अमेंड, संविधान को ही बदल दिया। ऐसा हुआ। इन द चैप्टर ऑन जुडिशरी यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द इश्यूज ऑफ डिफरेंस बिटवीन जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। जब हम जुडिशरी के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच कई बार जो है अलग रवैया दोनों का रहा। वन वाज द रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। जहां एक तरफ फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लेके बात थी, वहां भी कई लोग का अलग अलग सोच था। द अदर वाज द स्कोप ऑफ राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी का जहां था वहां भी दोनों का अलग अलग रवैया था। एंड द थर्ड वाज द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और तीसरा जो था कि पार्लियामेंट की कितनी शक्ति है संविधान को अमेंड करने की, इसको लेके भी दोनों की सोच अलग अलग थी। In the period 1970 to 75, the Parliament repeatedly made amendments to overcome the adverse interpretations by judiciary। तो 70 से 75 का समय था जब पार्लियामेंट ने जुडिशरी के अपने खिलाफ, अपने प्रतिकूल फैसलों को बदलने के लिए कई बार अमेंडमेंट्स का रास्ता अपनाया। It may be kept in mind that during 70 to 75 many political events were unfolding। बहुत तरह के उस समय राजनीतिक घटनाएं हो रही थी। and thus this history of our constitutional development can be fully understood in the context of politics of that period। इसको अगर हमें पूरा समझना है तो उस समय की हमको राजनीति को भी पढ़ना होगा, समझना होगा कि उस समय क्या था जिसके कारण इस तरह का उस समय संविधान हुआ। You will know more about these issues in the next year when you study the political history of independent India। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अगली जो किताब है जिसमें कि इंडिपेंडेंट इंडिया के हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं कि क्या हुआ आज़ादी के बाद देश में, वहाँ हम इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझेंगे, यानी उस समय की राजनीति में क्या चल रहा था उसको हम पढ़ पाएंगे।